नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी को। और सी लर्निंग के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा और इसको कैसे सीख सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं, वो सब हमने पढ़ा। नेक्स्ट डायमेंशन अब हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट डायमेंशन हमारा क्या है? करुणा है, कंपैशन है। कंपैशन को हमें पढ़ने के लिए देखिए थोड़ा समय लगेगा, हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ रहे हैं और इसके लिए मैं बेहद माफी भी चाहूंगा, क्षमा भी चाहूंगा। क्षमा की बात यूं है कि यार देखो, या तो हम एकदम टाइम पास तरीके से पढ़ सकते हैं छोटा सा, तो अच्छे से पढ़ेंगे तो ठीक है, एक बार ही तो पढ़ रहे हैं, कौन सा रोज रोज तो पढ़ना है नहीं। दूसरी बात यह है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अब ऑनलाइन, अब ऑफलाइन हो तो समय की सीमाएं भी है कि भाई इतने से टाइम में ही करना है। जब ऑनलाइन है तो यदि आपके पास समय हो तो इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो टुकड़ों में बना रहा हूँ, आप देख ही रहे हो, ताकि हम गहरी समझ बना पाए। बाकी तो ठीक है, चलो कंपैशन हम देख लेते हैं, करुणा गहराई से देखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो करुणा क्या है? तो करुणा सबसे पहली चीज तो आप ये देख लो कि ये एक मानवीय मूल्य है। क्या है? ये एक मानवीय मूल्य है। अब आप ये कहोगे कि भाई मूल्य क्या होते हैं? तो मूल्य में हमारे वे नैतिक आदर्श हैं जिन्हें प्रत्येक समाज प्राप्त करना चाहता है। मूल्य क्या होते हैं? नैतिक मूल्य या मानवीय मूल्य हमारे समाज, किसी भी समाज के वो नैतिक आदर्श हैं जिन्हें समाज प्राप्त करना चाहता है। उनके लिए कुछ निश्चित प्रतिमान बनाए हुए हैं और प्रत्येक व्यक्ति के आचरण में हम उन मूल्यों को देखना चाहते हैं। जैसे कि बड़ों का सम्मान करना हमने एक मूल्य बना दिया और उसके लिए हमारा प्रतिमान क्या है? पैर छू करके सम्मान करते हैं, नमस्ते जोड़ करके सम्मान करते हैं। और आचरण क्या हो गया? पैर छूना आचरण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के खूब सारे नैतिक मूल्य हैं। दया, करुणा, सम्मान, आत्मसम्मान, स्वावलंबन, परोपकार, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिकता तो खैर सत्यनिष्ठा यही हुई, ईमानदारी हो गई है ना। और क्या है? समानुभूति, सहानुभूति, दया, अहिंसा, ये सारी की सारी चीजें। और इन सबको हम, ये हमारे क्या है? आदर्श हैं। मूल्य हमेशा ही क्या होते हैं? आदर्श होते हैं। ये वास्तविक नहीं होते, आदर्श हैं। आदर्श वो चीज होती है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, अभी प्राप्त हुई नहीं है, प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं। क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति महात्मा गांधी जैसा बने। महात्मा गांधी जैसे अभी तक बने नहीं, अभी बनना चाहते हैं, तो वो आदर्श हैं। करुणा का जब भी नाम आता है तो एक महिला है, उनका नाम खूब आता है। वैसे तो देखो, महात्मा बुद्ध का नाम आता है सबसे पहले। बुद्ध से भी पहले हम शिव का नाम ले सकते हैं, क्योंकि उनकी कई सारी प्रेयर्स में करुणावतारम शब्द आता है। बुद्ध हमेशा ही करुणा की बात कह के गए हैं। जीसस करुणा की बात कह करके गए हैं। भभूति जो है वो करुणा को, करुण रस को उन्होंने प्रमुखता से स्थान दिया है 9 रसों में। अब वर्तमान संदर्भों में करुणा की यदि हम बात करें तो महात्मा गांधी जी, मदर टेरेसा और भी कई सारे लोगों को आप जो है वो ले सकते हो करुणा के फील्ड में। जब हम सी लर्निंग के फील्ड में जब हम बात करते हैं, सी लर्निंग में प्रमुख रूप से करुणा पे जो काम कर रही हैं, जो महिला काम कर रही हैं, उनका नाम है डॉक्टर थम्पटन जिन्पा, THUMPTON, थम्पटन जिन्पा, JINPA। अब जेड है कि जे है मेरे को कंफर्म नहीं है, जिन्पा है, मैं भूल जाता हूं यार। थम्पटन जिन्पा है, डॉक्टर थम्पटन जिन्पा। सी लर्निंग में ही इनका एक खुद का अपना एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम का नाम इन्होंने क्या रखा हुआ है? करुणा संवर्धन कार्यक्रम। करुणा संवर्धन कार्यक्रम। ठीक है, वहां पर जब इनसे पूछा गया, उसमें जब उन्होंने लिखा है और जब उन्होंने बताया है कि करुणा क्या है, तो वो ये बताती है कि करुणा क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके प्रति, उसकी मदद के प्रति जो हमारे मन में जो हल्का सा तनाव पैदा होता है, तो वो चिंता जो हल्का सा तनाव जो पैदा होता है, वो जो अनुभव है, वही हमारा क्या है? करुणा है।
जब हम किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की पीड़ा में, किसी भी प्रकार के कष्ट में देखते हैं और उस कष्ट को, उस पीड़ा को कम करने के लिए जब हम प्रेरित होते हैं, तो वो जो अनुभव है, जो हमारे अंदर जो फील हो रहा है, वही क्या है? करुणा है। ठीक है। अब करुणा के प्रमुख रूप से तत्व क्या है, ये डॉक्टर थॉम्पटन जिन पर बताती है कि इसके प्रमुख एलिमेंट क्या क्या है। तो बताते हैं कि इसका जो बेस है, इसका बेस हमारा क्या है? एम्पैथी है। इसका बेस क्या है? एम्पैथी। एम्पैथी कहते हैं समानुभूति। इसका बेस क्या है? एम्पैथी। एम्पैथी यानी समानुभूति। एक होती है सिंपैथी, सहानुभूति, अभी उसको भी देखेंगे। तो ये है। इसके अलावा क्या है? दुख की पहचान, रिकॉग्नाइजेशन, इसके तत्वों में आता है। क्या आता है इसके तत्वों में? पहचानता आती है। और क्या आता है? सक्रिय सहायता, एक्टिव, क्या आएगा? एक्टिव असिस्टेंस, सक्रिय सहायता। और सक्रिय सहायता के अलावा और क्या आएगा इसमें? नॉन जजमेंट। नॉन जजमेंट के लिए हिंदी में एग्जैक्ट शब्द क्या होगा? बताइए। नॉन जजमेंट का मतलब होता है पूर्वाग्रही नहीं बनना। जैसे मैं पढ़ाने आया, मेरा वो वेशभूषा देखा, मेरा हुलिया देखा और मेरे बारे में आपने धारणा बना लिया, अरे यार ये तो ऐसा ही होगा, बिना मेरे कंटेंट को जाने, बिना मेरी टीचिंग स्टाइल को जाने। कोई भी व्यक्ति आया, उसको देख करके आपने उसकी जाति को देख करके धारणा बना ली, किसी के धर्म को देख करके धारणा बना ली, तो वो जजमेंटल आप हो गए। नॉन जजमेंट आपको होना है। नॉन जजमेंट होना है कि निष्पक्ष दृष्टिकोण। आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष, किसी के भी प्रति। कब तक? जब तक आप उसको अच्छे से जान ना ले। उसको जानने के बाद तो ठीक है, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका दृष्टिकोण कैसा रहे? नॉन जजमेंट हो। आप जजमेंटल, हम हर परिस्थिति में जजमेंटल हो जाते हैं। अरे वो व्यक्ति तो ऐसा ही है यार, लोग अपनी बातें दूसरों को क्यों नहीं बताते? अरे यार फिर वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, 4 लोग क्या सोचेंगे? तो उनको डर है कि वो 4 लोग मुझे कैसे जज करेंगे, मेरे प्रति कैसा दृष्टिकोण उनका हो जाएगा, एक तरीके से किस तरीके के विचार उनके हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी बातें हैं। समझ पा रहे आप? तो ये प्रमुख तत्व हैं इसके, किसके? करुणा के एलिमेंट हैं ये। समानुभूति, पहचान, सक्रिय सहायता, नॉन जजमेंट। तो हम इनमें से एक एक को लेकर के चलेंगे। इनको तो आप सब जानती हो, इनमें तो कोई ज्यादा कुछ है नहीं। इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे इमोशन है, क्योंकि लोग अंतर नहीं कर पाते इनमें। एम्पैथी क्या होती है, सिंपैथी क्या होती है, करुणा क्या होती है, पिटी क्या होती है, थोड़ा मैं विस्तार से बताऊंगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमारे पास समय भी है। समय नहीं होता तो फिर दूसरी बात है ना। चलिए देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले अभी क्या लेते हैं? करुणा को हम थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। ठीक है, एम्पैथी को हम यहाँ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समानुभूति क्या चीज है। हम इन सब चीजों को समझेंगे ना, तो हम करुणा का सार समझ पाएंगे। तो एम्पैथी में आपको बता देता हूं क्या होती है। देखिए, एक होता है एम्पैथी, एक होता है सिंपैथी, कंपैशन, पिटी, 4 शब्द होते हैं। हम सबसे पहले किसको ले रहे हैं? एम्पैथी को ले रहे हैं। EMPATHY, एम्पैथी। इसको कहते हैं समानुभूति। बहुत से लोग इसको परानुभूति भी कह देते हैं। दूसरा शब्द क्या होता है? सिंपैथी। उसको कहते हैं सह अनुभूति। कंपैशन, करुणा, पिटी, दया। हम केवल अभी एम्पैथी को हम देख लेते हैं कि क्या है। तो हम इसके एम्पैथी क्या चीज होती है ये देखेंगे, इसके प्रकार क्या होते हैं वो देखते हैं, गोल्डमैन साहब और दूसरे लोग इसके बारे में क्या विचार प्रकट करते हैं, एजुकेशन के फील्ड में हमें कैसे उपयोगी है वो हम इसको देख लेंगे। तो एम्पैथी को हम यहाँ पर विस्तार से देखने वाले हैं। डेनियल गोल्डमैन साहब कहते हैं कि भाई जो एम्पैथी है वो क्या है? एक बड़ा गोला है।
और इसके अंदर एक छोटा गोला क्या है, सिंपैथी, और ये बड़ा गोला क्या है, एम्पैथी। ये बिल्कुल मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। वेन आरेख, वेन डायग्राम जो कहते हैं, बड़ा गोला एम्पैथी, इसमें से एक छोटा गोला है सिंपैथी। जैसे बड़ा गोला, जैसे हम कहें कि पशु, गाय, पक्षी, सारे पक्षी आ गए, तोता, हम कहें राजनेता, सारे के सारे राजनेता आ गए, इसमें कोई भी ले लो, राहुल गांधी। आप जैसे कोई शिक्षक है तो शिक्षक, सारे के सारे शिक्षक इसमें आ जाएंगे, एक व्यक्ति है तो वो ऐसे आ जाएगा। या मान लो कि कोई प्राइमरी स्टेज पे पढ़ाने वाले शिक्षक है तो वो ऐसे आ जाएंगे, छोटा गोला। समझ में आ गया? तो ऐसे ही है, एम्पैथी बड़ा गोला है, सिंपैथी छोटा गोला। ये डेनियल गोलमैन साहब का कहना है। अब वो कैसे कहते हैं वो आप समझ लो। तो थोड़ी सी हम क्या कर लेते हैं, इसकी परिभाषा को जानने की कोशिश कर लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा तो क्या है, देखो रटने वाली बात तो खैर एक अलग होती है, और वैसे आप परिभाषा इसको बनाना चाहो तो क्या परिभाषा इसकी बन सकती है वो आप देख लो। किसी व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति प्राणी, काल्पनिक चरित्र, व्यक्ति हो गया, प्राणी हो गया, कोई काल्पनिक चरित्र हो गया, इनकी मन स्थिति, इनकी किसको, मन स्थिति को समझना की क्षमता। तो एम्पैथी क्या है, समानुभूति या परानुभूति क्या है, किसी व्यक्ति, प्राणी या काल्पनिक चरित्र के मन स्थिति को समझने की क्षमता ही क्या कहलाती है, आपकी समानुभूति कहलाती है, एम्पैथी कहलाती है। कैसे, कोई दूसरा व्यक्ति आपने देखा, ठीक है, और आप ये महसूस कर पा रहे हो कि यार इस व्यक्ति को कांटा लगा है, तो कांटा मेरे को भी एक बार लगा था यार, कितनी बहुत जोरों से लगता है यार कांटा वास्तव में, ठीक है। तो ये क्या कर पा रहा है, वो एम्पैथी उसके साथ में महसूस कर पा रहा है। सिंपैथी को हम आगे से देखेंगे, कोई पूर्वाग्रह नहीं बनाना, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, बिना पूर्वाग्रह के समझोगे तो आसानी से समझ पाओगे। प्राणी के प्रति यही है कि भाई कोई भी जानवर किसी भी परिस्थिति में कैसा महसूस कर रहा होगा, कि जैसे बहुत से लोग हैं महसूस कर पाते हैं कि यार पिंजरे में मत बंद करो यार, इसको छोड़ दो यार, क्योंकि वो समझ पा रहा है कि यार बंद रहना या गुलामी कैसी चीज होती है। काल्पनिक चरित्र के प्रति जब आप, कई बार बहुत से लोग होते हैं ना, मूवीज देख करके, सीरियल देख करके रोना शुरू कर देते हैं। जैसे वो सास भी कभी होता तो मेहर आया, मेहर मरा, और यहाँ पे सारे घरों में लोग, औरतें रो रही हैं बेचारी। कोई भी फिल्म हो, कुछ भी हुआ है, लोग कह रहे हैं कि यार ऐसा, यार लोग रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ज्यादातर महिलाओं में या पुरुषों में भी, बहुत सौ में ये दिखाई देता है। तो ठीक है, पुरुष अपने आप को कठोर कर लेते हैं ना, उनको लगता है कि क्या है, मैं क्या रोऊंगा, वो वाली बात। तो ये दूसरों की मनस्थिति को समझ पा रहे हो आप। आपके घर में कोई पालतू पशु है, आप वो उसको समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी, आपकी एम्पैथी में आती हैं। एक बात ध्यान रखना, यह मन स्थिति का मतलब क्या है, मन स्थिति का मतलब केवल कष्ट की स्थिति नहीं है, सुख और दुख दोनों की स्थिति है, सुख और दुख दोनों की स्थिति है। अगर मान लो आपने एक वीडियो देखा, एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी फेमस होता है कि एक गरीब व्यक्ति होता है बेचारा, साइकिल लेकर के आया होता है, वो उसकी पूजा कर रहा है, माला पहरा रहा है परिवार सहित, तो उसका बच्चा खुशी से उछल रहा है, मजा ही आ गया उसको यार, वो कितना खुश हो रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसा हो सकते हैं कि वो याद करें कि जब उनको पहली बार साइकिल मिली थी उनको भी कितना मजा आया था यार, या मेरे जीवन में पहली बार मोटरसाइकिल देखी थी, मैं तो मर ही गया था खुशी के मारे यार, मजा ही आ गया। तो सुख और दुख दोनों को ही अच्छे से, जब जिस परिस्थिति में बिल्कुल समझ पा रहा है अच्छे से, उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, एम्पैथी करते हैं।
कि जैसे किसी फिल्म में कैरेक्टर देखा कि वो नायिका को कभी अपनी परेशानी बता ही नहीं पाया, वो क्या फील करता है नायक नायिका के बारे में, नायक बता ही नहीं पाया पूरी फिल्म में, और आप महसूस कर पा रहे हो कि यार मेरी जिंदगी भी तो ऐसी ही है। कोई भी फिल्म आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी लगेगी जब आप उससे जितने ज्यादा रिलेट होंगे। कोई भी जोक भी आपको उतना ही ज्यादा अच्छा तब लगेगा जब आप उससे उतने ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो ये सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में आप समझ पाएंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी, कि भाई पहली पहली बार है, वो कैसा फील कर पा रहा है, पहली पहली बार इसको आया। आप याद कर रहे हो कि यार मैं भी 21 साल का था, पहली बार कॉलेज में गया था यार, किसी को देखा, पहली बार गई थी, किसी को देखा, मजा ही आ गया यार, कितना अच्छा था। और आप तो इस तरह के महसूस कर पाना, सुख और दुख दोनों ही, अच्छे में भी बुरे में भी, सुख में भी दुख में भी, ये समझ पा रहे हो कि यार इसके अंदर किस तरह की भावना, इमोशंस आ रहे होंगे। ये क्या है, हमारी एम्पैथी है। अब क्या है, एम्पैथी के भी कुछ टाइप हैं। टाइप में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जो सहानुभूति है ना वो समझ पाओगे, क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे कि यार फिर सहानुभूति क्या है, यदि ये समानुभूति है तो हो सकता है आप में कुछ कह रहे हो यही तो सहानुभूति है यार, कैसी बातें कर रहा है ये पागल आदमी। इसलिए इसके प्रकार टाइप में बताऊंगा तो आप समझ पाओगे कि सहानुभूति कैसे इससे अलग है। तो इसके हम प्रकार हम देख लेते हैं। तो ये हो गया, यहाँ प्रकार में यहाँ लिख दूं क्या, चलो यह मिटा ही देता हूं ना, ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है, ग्रीन बोर्ड। तो इसके टाइप हम देख लेते हैं, प्रकार। देखिए एक शब्द होता है, चलो मैं पहले लिख ही देता हूं फिर मैं आपको बता देता हूं। इसके टाइप में सबसे पहला टाइप आएगा कॉग्निटिव एम्पैथी। इसके टाइप के प्रकार में समानुभूति के दो प्रकार होते हैं, एक सेकंड, 3 प्रकार बेसिकली होते हैं। तो पहला इसका होता है कॉग्निटिव एम्पैथी, संज्ञानात्मक समानुभूति, सीओजी, कॉग्निटिव एम्पैथी, यानी कि संज्ञानात्मक। जो एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं संज्ञानात्मक, वो तो अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि संज्ञानात्मक अनुभूति या संज्ञानात्मक समानुभूति क्या होती है। दूसरा जो होता है इसका प्रकार कॉग्निटिव में, जब हम संज्ञानात्मक आ गए तो दूसरा क्या आएगा आपका, इमोशनल भी आएगा। दूसरा होता है इमोटिव, EMORTIV, इमोटिव कह लो या इमोशनल कह लो, एक ही बात है ना, EMOTIONAL, इमोशनल एम्पैथी, यानी कि भावनात्मक समानुभूति। और तीसरी जो होती है आपकी, इसका जो टाइप होता है एम्पैथी का, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको कह देते हैं कंपैसिनेट एम्पैथी, करुणामयी सहानुभूति। उसको हम क्या कह देते हैं, करुणामयी सहानुभूति। तो कंपैशन या कंपैसिनेट, COMPASSIONAT, कंपैसिनेट एम्पैथी, यानी कि करुणामयी समानुभूति। संज्ञानात्मक क्या होती है, संज्ञानात्मक का मतलब है जहां केवल ज्ञान के स्तर पे है, आप केवल किसी भी चीज को समझ पा रहे हो, संज्ञान के क्षेत्र पे है अभी। तो अभी हम इसको विस्तार से देखेंगे, पहले मैं इसके टाइप बता देता हूं, है ना। तो इसके 3 टाइप हो गए। अब इनमें से जो एक कॉग्निटिव है ना, कॉग्निटिव इमोशंस, एम्पैथी, इसके भी 2 टाइप होते हैं। इसके भी क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पर्सपेक्टिव टेकिंग, पर्सपेक्टिव टेकिंग, यानी कि परिप्रेक्ष्य ग्रहण, समझेंगे एग्जाम्पल से, है ना। और इसमें दूसरा जो आता है वो है फैंटेसी, फंतासी हिंदी में शब्द कहते हैं इसको, हिंदी में फंतासी, कल्पना भी कह देते हैं। इमोशनल के भी 2 टाइप हैं। पहला जो टाइप है उसको हम क्या कह देते हैं, कंसर्न,
इमोशनल कंसर्न यानी कि चिंता, इमोशनल चिंता, भावनात्मक चिंता, और दूसरा होता है इमोशनल स्ट्रेस, डिस्ट्रेस कहो, डिस्ट्रेस, स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, क्या कहते हैं, इंटेंशन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। डिस्ट्रेस यानी कि तनाव कह लो आप, और ये एक ही प्रकार की होती है कंपैशनेट एम्पैथी। दोबारा से समझ लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। समानुभूति किसी दूसरे व्यक्ति, प्राणी या काल्पनिक चरित्र की मनस्थिति को समझने की क्षमता को ही एम्पैथी कहते हैं। एम्पैथी के 3 प्रकार होते हैं, कॉग्निटिव एम्पैथी, इमोटिव एम्पैथी और कंपैशनेट एम्पैथी, यानी कि संज्ञानात्मक समानुभूति, भावनात्मक समानुभूति और करुणामयी समानुभूति। जो संज्ञानात्मक समानुभूति है, इसके फिर से 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है पर्सपेक्टिव टेकिंग यानी कि परिप्रेक्ष्य ग्रहण, और दूसरा है फैंटेसी यानी कि कल्पना, फंतासी। जो दूसरा इसका प्रकार था इमोटिव इमोशनल एम्पैथी, भावनात्मक समानुभूति, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है इमोशनल कंसर्न और इमोशनल डिस्ट्रेस, भावनात्मक चिंता और भावनात्मक तनाव, भावनात्मक चिंता और भावनात्मक तनाव। अब इनमें से प्रत्येक को, यानी कि यहां से शुरू करते हुए हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप चाहो कि समानुभूति की एक दो एग्जांपल्स के माध्यम से और डेफिनेशन और अच्छे से समझाएं तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करें। ज्यादा तनाव अपने को नहीं लेना है ना। मुझे पता है थोड़ा कठिन हो रहा है ये, है ना, थोड़ा समझ में कम आ पा रहा होगा कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है। थोड़ा और एग्जांपल से बात करेंगे तो समझ में आएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। इतना कोई टफ कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि समझ में नहीं आए, आसान सा ही है। क्या है, बच्चा ही तो है। चलिए, एम्पैथी की हमने डेनियल गोलमैन के अनुसार तो परिभाषा देख ली थी, कुछ और लोगों के साथ में भी के अनुसार भी देख लेते हैं। एक जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स, और जो कार्ल रोजर्स जो हैं, इनकी एक बुक है और उसका नाम क्या है, ऑन बिकमिंग ए पर्सन, ऑन बिकमिंग ए पर्सन। ये क्या कहती है, देखिए ये सारी की सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये वैसे तो कहीं एकेडमिक रूप से काम में नहीं आती, कहीं नहीं आ रही, पर सी लर्निंग नया कॉन्सेप्ट आया, मैं नए कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूं। मेरी इच्छा है गहराई से समझाने की, बस इतना ही है। अब ये सभी RSCERT में, NCERT में सब जगह ये लागू होगा, टीचर्स ट्रेनिंग होंगी, बहुत कुछ होगा, तो थोड़ा विस्तार से यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। तो कार्ल रोजर्स क्या है, इसमें मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव, यानी कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझना, दूसरों के परिप्रेक्ष्य को समझ पाना। परिप्रेक्ष्य ज्यादा बेहतर शब्द है। मैं एग्जैक्ट इनकी परिभाषा ही नहीं बता रहा, परिभाषाओं का जो सार है, समरी है, वो आपको बता देता हूं कि कोई व्यक्ति दूसरे के परिप्रेक्ष्य को समझ पा रहा है, सुख में दुख में जिस भी स्थिति में वो समझ पा रहा है, ठीक है, उसको ही हम क्या कहेंगे। ये गोलमैन साहब की परिभाषा तो मैंने आपको बता ही दी है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस जो बुक है अपनी, उसमें उन्होंने बताया है। और वही कि भाई कि दूसरों की मनस्थिति को समझना और करुणा के साथ प्रतिक्रिया देना। उन्होंने क्या जोड़ा है, करुणा के साथ प्रतिक्रिया देना को जोड़ दिया है। करुणा के साथ प्रतिक्रिया देना, इसको इन्होंने जोड़ दिया है कि आप रेस्पॉन्स कैसे कर रहे हो, दूसरों की मनस्थिति को समझ रहे हो और रेस्पॉन्स कैसे कर रहे हो, विद कंपैशन, करुणा के साथ रेस्पॉन्स कर पा रहे हो। इनकी बुक तो वही है, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब तो आपको रट्टा ही लग गया होगा यार, क्या है। एक और व्यक्ति का और नाम देख लेते हैं, बाकी तो जरूरत तो है नहीं, देखो, है ना, बिल्कुल भी। मार्टिन हॉफमैन, मार्टिन हॉफमैन, हाफमैन नहीं है ये, हॉफ है, हॉफमैन, कहीं हाफ कह दो, हाफ गर्लफ्रेंड एक मूवी आई थी ना, वो नहीं है हॉफमैन। तो मार्टिन हॉफमैन क्या कहता है, इनकी बुक की नाम कहेंगे तो क्या, एम्पैथी एंड मोरल डेवलपमेंट, एम्पैथी एंड मोरल डेवलपमेंट।
इस बुक में वो क्या कहते हैं, इसमें ही उन्होंने, इसी बुक में ही इन्होंने एम्पैथी के दो रूप बताए जो मैंने आपको बताए थे कि भाई जो एम्पैथी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो कॉग्निटिव होती है और दूसरी गति होती है इमोशनल होती है। इसके आने के बाद ही लोगों ने माना कि एम्पैथी के दो रूप होते हैं। फिर बाद में डेनियल गोलमैन के साहब के बाद में ही करुणा को भी जोड़ दिया, कंपैसिनेटिव हो गई। तो इस तरीके से तीन इसके प्रकार हो गए एम्पैथी के। तो ये इसका डेवलपमेंट भी है, एम्पैथी का हिस्ट्री आपको पढ़नी हो तो इस तरीके से इसका डेवलपमेंट भी हुआ है। तो कॉग्निटिव में होता है समझ पाना, और इमोशनल में क्या है, समझने के साथ साथ महसूस कर पाना। समझना कॉग्निटिव, महसूस कर पाना यानी कि महसूस कर पाना यानी कि क्या कहते हैं उसे, इमोशनल, इमोटिव, और प्रतिक्रिया देना कंपैसिनेट। तो ये मार्टिन हॉफमैन का इनका कहना था। नहीं सॉरी, ये जो बात है, जो आपको बात बता रहा हूं, मैं जो आपको बात बताई ना अभी, प्रकार की जो बात कही, प्रकार तो पॉल एकमैन ने बताए। सॉरी यार, रियली सॉरी, पॉल एकमैन, ये एकमैन नाम से थोड़ी कंफ्यूजन हो गया। पॉल एकमैन एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसके दो रूप बताए थे एम्पैथी के। सॉरी माफी चाहूंगा। और इन्होंने एक बुक लिखी थी इमोशनल रिवील्ड। इमोशनल रिवील्ड इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में इन्होंने इसके दो प्रकार बताए। सॉरी, किसने बताए? पॉल एकमैन ने दो प्रकार बताए। पॉल एकमैन के दो प्रकारों में ही करुणा को जोड़ करके डेनियल गोलमैन ने इसके तीन रूप बना दिए। ठीक है। और मार्टिन हॉफमैन जो है वो एम्पैथी एंड मोरल डेवलपमेंट बुक लिखी, और इन्होंने बस ये लिखा कि भाई वो महसूस करने वाली बात इन्होंने कही थी। ठीक है। और तो यदि आप किसी के नाम देखोगे तो जैसे कि ब्रीन ब्राउन है, द गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन जो बुक है इनकी, वो है सिमोन बैरॉन करके कोई एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, कोई तो क्या बड़े महान वैज्ञानिक हुए हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एम्पैथी एंड द ओरिजिन ऑफ क्रूएल्टी, एविल वगैरह पे इन्होंने एक बुक लिखी थी। द ओरिजिन ऑफ ओरिल है, या द साइंस ऑफ एविल शायद बुक का नाम है, द साइंस ऑफ एविल। ऑन एम्पैथी एंड ओरिजिन ऑफ क्रूएल्टी, ऑन एम्पैथी एंड ओरिजिन ऑफ क्रूएल्टी एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। तो ये ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। तो पॉल हॉफमैन ने इसके दो प्रकार बताए, और जो डेनियल गोलमैन साहब ने इसके तीन प्रकार बता दिए जो मैंने आपको पहले बताए थे। ये परिभाषा समझ में आई अच्छे से, एम्पैथी समझ में आया अच्छे से परिभाषाओं सहित। अब आगे देख लेते हैं। एम्पैथी आप समझ पाओगे ना, फिर सिंपैथी समझ पाओगे अच्छे से, फिर करुणा तो फिर बहुत छोटी बात हो जाएगी समझना ना। वैसे तो बहुत हार्ड होता है समझ पाना, अच्छे से लोग अंतर नहीं कर पाते, लोग दया और करुणा में अंतर नहीं कर पाएंगे, करुणा और सहानुभूति में नहीं कर पाएंगे, करुणा और समानुभूति में नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए तो सबसे पहले इसके जो दो प्रकार किए वो किसने किए? पॉल हॉफमैन ने एम्पैथी के दो प्रकार किए। उसको क्या कहते हैं? एक को कहते हैं कॉग्निटिव एम्पैथी, और दूसरे को कहते हैं इमोशनल एम्पैथी। और इसमें तीसरा जो जोड़ा, ये दोनों किसने बताए थे? पॉल हॉफमैन ने, पॉल एकमैन ने। और इसमें तीसरा जो जोड़ा कौन सा? कंपैसिनेट एम्पैथी, वो किसने जोड़ा? आपके डेनियल गोलमैन साहब ने जोड़ा। तो वर्तमान में इसके तीन प्रकार चलते हैं एम्पैथी के: कॉग्निटिव एम्पैथी, इमोशनल एम्पैथी और कंपैसिनेट एम्पैथी, यानी कि संज्ञानात्मक समानुभूति, भावनात्मक समानुभूति, और तीसरा इसका रूप क्या है? करुणामयी समानुभूति। ये डेनियल गोलमैन साहब ने जोड़ा है अपनी पुस्तक में। तो पहले हम कॉग्निटिव एम्पैथी को हम देख लेते हैं। संज्ञानात्मक समानुभूति। क्या है संज्ञानात्मक समानुभूति? कॉग्निटिव, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉग्निटिव एम्पैथी। संज्ञानात्मक समानुभूति क्या है? किसे कहते हैं संज्ञानात्मक समानुभूति?
यहां पर क्या है, समझ सकता है, मन स्थिति को समझना है, किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी, काल्पनिक चरित्र की मन स्थिति को समझने की क्षमता। इसमें क्या नहीं है, महसूस करना शामिल नहीं है। यहां पर क्या शामिल नहीं है, महसूस करना शामिल नहीं है। यहां केवल क्या कर रहा है, समझ रहा है, महसूस नहीं कर पाएगा। इसमें क्या है कि भाई भावनात्मक रूप से पार्टिसिपेट नहीं करेगा ये किसी व्यक्ति के साथ में, मानसिक रूप से अच्छे से समझ पाएगा। और इसी को ही हम सहानुभूति कहेंगे आगे चल करके। इसी को ही हम आगे चल करके क्या नाम दे देंगे, सहानुभूति। ठीक है, आगे देखेंगे थोड़ा सा अंतर आएगा, मामूली सा, थोड़ी डिग्री का अंतर आएगा बस, और कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं आएगा। इसके हमने दो प्रकार आपको बताए थे। पहला होता है परिप्रेक्ष्य ग्रहण, यानी कि पर्सपेक्टिव टेकिंग, पर्सपेक्टिव टेकिंग। और दूसरा इसका प्रकार होता है आपका फैंटेसी। मैं, तू है मेरी फैंटेसी कि मैं हूं तेरी फैंटेसी। क्या है उस गाने में, उलाला उलाला, तू है मेरी फैंटेसी कि मैं हूं तेरी फैंटेसी। तो हिंदी में क्या कहते हैं फैंटेसी को, फंतासी, कल्पना। क्या होता है परिप्रेक्ष्य ग्रहण? परिप्रेक्ष्य ग्रहण का मतलब केवल इतना सा होता है कि किसी के स्थान पर खुद को रखकर देखना, किसी के स्थान पर खुद को रखकर देखना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुटिंग योर फीट इन अदर्स शूज, दूसरों के जूतों को पहचान। एक कहानी चलती है कि पिताजी थे, लंगड़ा के चलते थे, कि बाप कहता, बेटा कहता क्या पापा हमेशा लंगड़ा के चलते हो, लोग मजाक उड़ाते हैं। एक दिन बेटे को मजबूरी में पापा के जूते पहनने पड़ गए। तब उसको पता चला कि पिताजी की क्या हालत है। बच्चे जब तक बच्चे होते हैं उनको नहीं समझ में आता, बच्चे जब बाप बनते हैं, माता पिता बनते हैं, तब उनको समझ में आता है। बेटी को लगता है कि मम्मी मुझ पर कितनी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है यार। जब माँ बनती है ना, खुद मम्मी बनती है, तब उसको पता लगता है क्या है यार। स्टूडेंट जब होता है तो उसको लगता है कि यार टीचर क्यों उनको इतना परेशान करते हैं, लेकिन जब वही स्टूडेंट टीचर बनता है तब उसको समझ में आता है। टीचर को कई बार लगता है कि यार ये जो प्रिंसिपल है परेशान करता है, लेकिन जब वो प्रिंसिपल बनता है तब उसकी समझ में आता है। ऐसे ही ऊपर ऊपर तक आप चलते चले जाइए। और आपको, जैसे बहुत से लोग होंगे ना ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करेंगे, अरे भारत यार रोज आतंकवाद होता है, एक परमाणु बम गिरा दे, इतने सारे परमाणु बम क्या फर्क पड़ता है, पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में आता भाई। स्पाइडरमैन फिल्म में एक डायलॉग है कि जो शक्तियां होती है ना वो जिम्मेदारियों के साथ आती है। तो परिप्रेक्ष्य ग्रहण यही है कि दूसरों की परेशानियों को समझ पाना, कि भाई कोई इस तरीके से क्यों कर रहा है, समझना, महसूस करना नहीं है, केवल समझना है। और वो एक गाना है ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो भाई ठीक है, अपनी अपनी परेशानियां हैं। तो बेवफा कोई ऐसे तो होता नहीं, अपनी मर्जी से जानबूझ करके तो हो सकता है वो भी बेवफा नहीं होता हो। तो ये नौटंकी नहीं करनी है। कोई आपसे नाराज है, किसी ने आज आपसे अच्छे से बात नहीं की, तो आपको समझना चाहिए ना, हो सकता है कुछ परिस्थिति हो। रोजाना तो कितने अच्छे से बात करता है, आज इतने अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कोई परेशानी हो। रोजाना तो कितना हंसता है, कोई हो सकता है कोई परेशानी हो। स्थिति को समझो तो सही, पहले थोड़ा समय तो दो, टाइम भी तो देना पड़ता है ना, दूसरे का भी तो दृष्टिकोण समझो। और दूसरा होता है फैंटेसी, कि हम किसी काल्पनिक चरित्र की मनस्थितियों को समझ पा रहे हैं। काल्पनिक चरित्र की मनस्थिति को समझना, जैसे तारे जमीन पे फिल्म देखी और आप समझ पा रहे हो, बाप की परेशानी समझ पा रहे हो। आप बड़े आदमी हो तो बाप की परेशानी समझ पा रहे हो कि यार ऐसा बेटा होगा तो क्या करे, पापा भी क्या करे यार, ये करे वो करे। आप मम्मी हो तो मम्मी समझ पा रही हो कि यार हॉस्टल में छोड़ रही हूँ, रोना आ रहा, दुख हो रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। जब आप किसी नोवेल को पढ़ते हो, जैसे एक मोहन राकेश का एक नोवेल है, उपन्यास है, आषाढ़ का एक दिन, उसको पढ़ो तो समझ में आता है कि यार ये वियोग, ये विलोम ऐसा क्यों है, कालिदास ने ऐसा कैसे कर दिया यार ना। गुनाहों का देवता एक उपन्यास है, चंदर, सुधा मर जाती है यार। चंदर, रंगीला एक फिल्म देखो, आपको
आपको समझ में आएगा यार मुन्ना भाई कैसा आदमी है यार, बेचारा मुन्ना क्या हो गया बेचारे मुन्ना के साथ में। वो बहुत सारी चीजें आप मतलब कि यदि आपकी क्षमता है, कैपेसिटी बहुत बढ़िया है, तो आप ये बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। साहित्य की दुनिया में एक प्रतिभा होती है, उसको कहते हैं भावित्री प्रतिभा, जो कि पढ़ने वाले के हृदय में होती है। वो पढ़ रहा है और रोता जा रहा है, आषाढ़ का एक दिन पढ़ रहा है और वो रो रहा है ना, गुनाहों का देवता पढ़ रहा है और रो रहा है, या फिर महाबोज पढ़ रहा है, या बंटी पढ़ रहा है और बंटी की परेशानी समझ पा रहा है। जैनेन्द्र की एक कविता है, वो कहानी है, पायल को लेकर के किसी बच्चे की कहानी है, पायल चोरी हो जाता है वो सब, और आप समझ पा रहे हो कि यार ये बच्चा ऐसे क्यों जवाब दे रहा है उल्टे सीधे। तो ये सारी की सारी जो चीजें आती हैं कि आप काल्पनिक चरित्र के बारे में भी समझ पा रहे हो, इसको फैंटासी कहते हैं, काल्पनिक चरित्र इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम किसको कहते हैं, इमोशनल एम्पैथी, यानी कि भावनात्मक समानुभूति। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि भाई समझने की क्षमता, केवल समझ पा रहे हो, महसूस नहीं कर पा रहे। यहां आपके क्या आ जाएगा, इमोशनल, या इमोटिव भी कह देते हैं ना, EMORTIV, इमोटिव भी कह देते हैं या इमोशनल भी कह देते हैं, दोनों ही कह देते हैं, इमोटिव एम्पैथी या भावनात्मक। ये तो यार उल्टा हो गया है ना, भावनात्मक समानुभूति ऐसे हो गया, ये तो वज्र गुणनफल हो गया। ठीक है, क्या होता है ये, यहां पे समझने के साथ साथ क्या शामिल है, महसूस करना भी शामिल है, समझना भी शामिल है, और समझने के साथ साथ क्या शामिल है, महसूस भी कर पा रहा है कि मुन्ना दुख में है और तुम्हें भी दुख फील हो रहा है। रंगीला फिल्म की बात कर रहा हूं, मुन्ना परेशानी में, मुन्ना बताना चाहता है कि भाई मुझे तू पसंद है, ये सब कुछ है, और बता नहीं पा रहा। आप समझ पा रहे हो कि यार इसके साथ में ऐसा क्यों हो गया, मतलब चंदर के साथ में ऐसा क्यों हो गया, ये बच्चा इतना चुप क्यों है। जैसे जैनेन्द्र की कहानी की बात करें, महाभोज की यदि हम बात करें, तो सक्सेना साहब की परेशानी को आप अच्छे से समझ पाओगे। उपन्यास है महाभोज एक, और भी अलग अलग कुछ भी, किसी भी फिल्म का एग्जाम्पल ले लो, जो भी फिल्म फेमस हो। जैसे शोले फिल्म में आप ले सकते हो कि वो जो जया बहादुरी वाला कैरेक्टर है, वो बेचारी उससे कुछ बात क्यों नहीं कर पाती, अमिताभ बच्चन से कभी नहीं कह पाती। तो यदि आप इस परिस्थिति से गुजरो तो आप महसूस भी कर पा रहे हो, या अमिताभ बच्चन की फीलिंग को आप महसूस कर पा रहे हो, बीरू की, जय की फीलिंग्स को। तो ये सारी की सारी बातें जो होती हैं, और ये समझना और महसूस करना, ये सभी के बारे में है। जैसे मान लो आप वो सब बड़े अधिकारी हो, कलेक्टर साहब हो, आप किसी बाढ़ आ गई है, कहीं पे बाढ़ में गए हो, और गए आप, और वहां आपने देखा कि यार एक बच्चे, गलती से कुछ बच्चे थे जो कि क्या हो गए, एक घर में बंद रह गए, बाथरूम में बंद हो गए, डूब के मर गए। तो डूब के मर गए, तो यदि आपने उस स्थिति को देखा, महसूस किया, और देख करके महसूस करोगे, तो यहां पे अनिवार्यतः क्या आएगा, हल्का तनाव आएगा। क्या आएगा, हल्का तनाव आएगा, और उस हल्का तनाव से क्या आएगी, हल्की चिंता आएगी। इसीलिए इसके दो प्रकार बताए हैं, और इसीलिए इसका पहले प्रकार का नाम क्या है, इमोशनल कंसर्न। इसीलिए इसके पहले प्रकार का नाम क्या है, इमोशनल कंसर्न, यानी कि भावनात्मक चिंता। भाई समझने का मतलब क्या है, समझोगे तो आपके मन में महसूस होगा ना कुछ, और आप उसके अंतर्गत थोड़ा सा चिंतित हो गए, और थोड़ी चिंता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप कंपैसिनेट एम्पैथी की तरफ जा पाओगे। अदरवाइज आप कंपैसिनेट एम्पैथी की तरफ नहीं जाओगे। कंपैसिनेट एम्पैथी होता है कार्य भी करना। बड़े अधिकारी ने कलेक्टर साहब को देखा, और कलेक्टर साहब ने सोचा यार ये तो कुछ करना पड़ेगा। जैसे वो बच्चे डूब गए थे IAS की तैयारी करने वाले, यदि वो जो अधिकारी वहां पे गए, उन्होंने देखा और उन्होंने यदि उसको महसूस कर लिया, तो वो क्या करेंगे, कोई क्लास कभी बेसमेंट में होने ही नहीं देंगे, नियम सख्त बना देंगे, पूरी तत्परता से काम करेंगे, जो कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ करेंगे। लेकिन यही इमोशनल कंसर्न थोड़ा जरूरत से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए,
कंट्रोल में ना रहे, तो इसी को ही हम क्या कह देते हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस। इसका दूसरा रूप है, उसको हम क्या कह देते हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस, यानी कि भावनात्मक तनाव हम इसको जो है वो कह देते हैं। मान लो कि आप किसी बच्चे के घर गए और आप टीचर हो, बच्चे के घर गए और पता चला उसके माता पिता कोई नहीं है, वो अकेला ही है, वो छोटे भाई को भी पाल रहा है और ये सब कुछ है, और आप वहीं देख करके उसको रोना शुरू कर दिया। इतनी ज्यादा चिंता हुई कि आप रोना शुरू कर दिया, आपको चक्कर आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भावनात्मक चिंता होना अच्छा है, क्योंकि थोड़ा कंसर्न रहेगा। कंसर्न हुए, यदि आप उस बच्चे के बारे में कंसर्न हो गए एज ए टीचर, तो आप समझ पाओगे कि वो लेट क्यों आता है, आप समझ पाओगे कि उसके पास कॉपी क्यों नहीं है, आप समझ पाओगे कि वो कभी होमवर्क क्यों नहीं कर पाता है कभी कभी। तो कंसर्न होना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन डिस्ट्रेस में नहीं होना है, तनाव में नहीं आना है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि भाई कंपैसिनेट एम्पैथी क्या होती है। आगे हम क्या देख लेते हैं इसी में कि कंपैसिनेट एम्पैथी क्या होती है। दूसरा रूप हो गया, तीसरा है कंपैसिनेट एम्पैथी। ये दोनों तो किसने बनाए थे, पॉल एकमैन ने बनाए थे। तीसरा जो है वो डेनियल गोलमैन ने इसमें इसका प्रकार जोड़ा, और उसका नाम क्या है, कंपैसिनेट या कंपैसिनेटिव, कंपैसिनेट ही है, COMPASSIONAT, कंपैसिनेट एम्पैथी, THY, कंपैसिनेट एम्पैथी, यानी कि करुणामयी समानुभूति। क्या है करुणामयी समानुभूति, कंपैसिनेट एम्पैथी? तो मैंने आपको बताया ये प्रकार किसने जोड़ा है, डेनियल गोलमैन साहब ने जोड़ा है। अब तक हम समझ रहे थे, महसूस करने के बाद में हमारे अंदर कंसर्न भी आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, उसकी मदद करने की प्रेरणा करेंगे। इसमें क्या करेंगे, मदद का भाव और जुड़ जाएगा। आपने किसी परिस्थिति व्यक्ति की मन स्थिति को समझा, समझने के साथ महसूस भी किया, आपको हल्का सा कंसर्न हुआ, और कंसर्न करने के बाद आपने कहा कि अब इसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, क्रिया करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्रिया का भाव आ जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपैसिनेट एम्पैथी कह देंगे। समझ में आया कि आपने देखा कोई बच्चा बहुत परेशान है, जैसे उस बच्चे के घर गए कि वो दो ही भाई हैं, छोटे बच्चे को भी पालता है, आपको चिंता हुई और आपने देख लिया कि भाई ठीक है, इसको कभी कभी कॉपी दे देनी है, इसको कई बार चलो कोई बात नहीं, मेरे पास से पेन ले ले यार, कोई बात नहीं, 5 रुपए का तो पेन है, पेंसिल दे दी कभी उसको, तो वो कंसर्न हो गया, और आपने सोचा कि नहीं यार ये बच्चा तो अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो इसको कहते हैं कंसर्न होना। जैसे आनंद को हुआ, आनंद कुमार है ना, मैथमेटिशियन जो है, वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाते थे, फिर उन्होंने गरीब बच्चों की स्थितियां देखी, तो उन्होंने कंसर्न हुआ गरीब बच्चों के बारे में, उन्होंने खुद की कोचिंग खोल ली उनकी हेल्प करने के लिए, सुपर 30 के नाम से, सुपर 30 नाम से फिल्म भी बनी हुई है। तो वो कंसर्न की बात है, यदि उनको डिस्ट्रेस हो जाता तो वो खुद तनाव में चले जाते, कुछ काम ही नहीं कर पाते, चक्कर खा के गिर पड़ना, ज्यादा टेंशन में आ जाना, वो सब। अब हम ये देख लेते हैं कि एम्पैथी का लाभ क्या होता है, फायदा क्या होता है, एक शिक्षक को कैसे फायदा होता है, और एम्पैथी हम कैसे सिखा सकते हैं। एम्पैथी हम क्या करते हैं, कैसे सिखा सकते हैं, तो इसका एम्पैथी का टीचर्स के लिए क्या लाभ है, या किसी भी आम आदमी के लिए क्या लाभ है, और ये हम कैसे सिखाएं। तो ये चूंकि ये वीडियो लगभग 45 मिनट का बन चुका है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारी की सारी चीजें बता देता हूं आपको, है ना, ठीक रहेगा। वैसे तो मैं अभी तुरंत ही बताऊंगा, पर टुकड़ों में बताएंगे तो ठीक रहेगा, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो लोग ज्यादा परेशान भी नहीं होंगे। चलिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी सवाल हो, किसी भी तरीके का हो ना, अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, किसी भी तरीके का, मैं पूरी कोशिश से जवाब दूंगा, पूरी गहराई में जाके जवाब दूंगा, प्रामाणिकता के साथ जवाब दूंगा, मनोवैज्ञानिकों के साथ सहित जवाब दूंगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।